मजदूर वर्ग के आंदोलन के भीतर के शत्रुओं के विरुद्ध संघर्ष ने बोल्शेविज्म को विकसित होने, ताकत हासिल करने और मजबूत बनने में मदद की। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अवसरवाद के खिलाफ संघर्ष, जो 1914 में निश्चित रूप से सामाजिक अंधराष्ट्रवाद में विकसित हुआ और निश्चित रूप से सर्वहारा वर्ग के खिलाफ पूंजीपति वर्ग का पक्ष लिया। स्वाभाविक रूप से यह मजदूर वर्ग के आंदोलन के भीतर बोल्शेविज्म का मुख्य दुश्मन था। यह अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य दुश्मन बना हुआ है। बोल्शेविक इस दुश्मन पर सबसे अधिक ध्यान दे रहे हैं। बोल्शेविक गतिविधियों का ये पहलू अब विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। लेकिन मजदूर वर्ग के आंदोलन के भीतर बोल्शेविज्म के दूसरे दुश्मन के साथ यह अलग था। दूसरे देशों में इस तथ्य के बारे में बहुत कम जानकारी है कि बोल्शेविज्म ने कई वर्षों तक निम्न बुर्जुआ क्रांतिवाद के खिलाफ संघर्ष के दौरान आकार लिया, विकसित हुआ और मजबूत हुआ, जिसमें अराजकतावाद की बू आती है या अराजकतावाद से कुछ उधार लिया जाता है और सभी आवश्यक मामलों में एक सुसंगत सर्वहारा वर्ग संघर्ष की स्थितियों और आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत ने स्थापित किया है और सभी यूरोपीय क्रांतियों और क्रांतिकारी आंदोलनों के अनुभव ने पूरी तरह से पुष्टि की है कि छोटा मालिक एक सामाजिक प्रकार जो कई यूरोपीय देशों में बहुत व्यापक और यहां तक कि बड़े पैमाने पर मौजूद है, जो पूंजीवाद के तहत हमेशा उत्पीड़न और बहुत बार अपने जीवन की स्थितियों में सबसे तीव्र और तेजी से गिरावट और यहां तक कि बर्बादी का सामना करता है, आसानी से क्रांतिकारी चरम सीमाओं तक पहुंच जाता है, लेकिन दृढ़ता, संगठन, अनुशासन और दृढ़ता में असमर्थ होता है। पूंजीवाद की भयावहता से उन्माद में डूबा एक छोटा बुर्जुआ एक सामाजिक घटना है जो अराजकतावाद की तरह सभी पूंजीवादी देशों की विशेषता है। इस तरह के क्रांतिवाद की अस्थिरता, इसकी बंजरता और इसकी तेजी से अधीनता, उदासीनता, भ्रम और यहां तक कि एक बुर्जुआ सनक या किसी अन्य के प्रति उन्मादी मोह में बदल जाने की प्रवृत्ति, यह सब आम ज्ञान है। हालांकि इन सत्यों की सैद्धांतिक या अमूर्त मान्यता क्रांतिकारी दलों को पुरानी गलतियों से बिल्कुल भी मुक्त नहीं करती है, जो हमेशा अप्रत्याशित अवसरों पर कुछ नए रूपों में, अब तक अपरिचित वेश या परिवेश में, असामान्य कमोबेश असामान्य स्थिति में उभर कर आती हैं। अराजकतावाद अक्सर मजदूर वर्ग के आंदोलन के अवसरवादी पापों के लिए एक तरह की सजा हुआ करता था। दोनों राक्षसी चीजें एक दूसरे की पूरक थीं, और अगर रूस में अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में उसकी आबादी की अधिक निम्न बुर्जुआ संरचना के बावजूद दो क्रांतियों 1905 और 1917 और उनकी तैयारियों के दौरान अराजकतावाद का प्रभाव नगण्य था, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बोल्शेविज्म को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए, जिसने हमेशा अवसरवाद के खिलाफ सबसे क्रूर और समझौताहीन संघर्ष किया है। मैं आंशिक रूप से कहता हूं, क्योंकि रूस में अराजकतावाद के प्रभाव को कमजोर करने में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये परिस्थिति थी कि अतीत में 19वीं सदी के 70 के दशक में यह अत्यधिक विकसित होने और अपनी पूर्ण गलता, क्रांतिकारी वर्ग को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में सेवा देने की अपनी अयोग्यता को उजागर करने में सक्षम था। 1903 में जब बोल्शेविज्म अस्तित्व में आया, तो उसने निम्न बुर्जुआ, अर्ध अराजकतावादी या शौकी या अराजकतावादी क्रांतिवाद के खिलाफ निर्मम संघर्ष की परंपरा को अपनाया, एक ऐसी परंपरा जो क्रांतिकारी सामाजिक लोकतंत्र में हमेशा से मौजूद थी और हमारे देश में 1900 से 1903 के वर्षों के दौरान विशेष रूप से मजबूत हो गई थी, जब रूस में क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की एक जनपार्टी की नींव रखी जा रही थी। बोल्शेविज्म ने एक ऐसी पार्टी के खिलाफ संघर्ष को अपनाया और आगे बढ़ाया, जो किसी भी अन्य पार्टी से अधिक निम्न बुर्जुआ क्रांतिवाद की प्रवृत्तियों को व्यक्त करती थी, अर्थात समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, और उसने 3 मुख्य मुद्दों पर संघर्ष किया। पहला, वो पार्टी जिसने मार्क्सवाद को खारिज कर दिया, किसी भी राजनीतिक कार्रवाई करने से पहले वर्ग बलों और उनके संरेखन के सख्त वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की आवश्यकता को समझने से इनकार कर दिया, या ये कहना अधिक सही होगा, असमर्थ था। दूसरा, ये पार्टी व्यक्तिगत आतंकवाद, हत्या को मान्यता देने के कारण खुद को विशेष रूप से क्रांतिकारी या वामपंथी मानती थी, जिसे हम मार्क्सवादियों ने जोरदार तरीके से खारिज किया। बेशक हमने व्यक्तिगत आतंकवाद को केवल सुविधा के आधार पर खारिज किया, जबकि जो लोग महान फ्रांसीसी क्रांति के आतंकी या सामान्य तौर पर एक विजयी क्रांतिकारी पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आतंक की सिद्धांत रूप से निंदा करने में सक्षम थे, जो पूरी दुनिया के पूंजीपति वर्ग द्वारा घेर ली गई थी, उनका 1900 से 1903 में प्लेखानोव द्वारा उपहास किया गया और उनका उपहास किया गया जब वे एक मार्क्सवादी और क्रांतिकारी थे। तीसरा, समाजवादी क्रांतिकारियों ने जर्मन सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी के तुलनात्मक रूप से महत्वहीन अवसरवादी पापों का उपहास करना बहुत वामपंथी समझा, जबकि वे खुद उस पार्टी के चरम अवसरवादियों की नकल करते थे, उदाहरण के लिए कृषि प्रश्न पर या सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के प्रश्न पर। संयोगवश इतिहास ने अब विशाल और विश्वव्यापी पैमाने पर उस राय की पुष्टि की है जिसका हमने हमेशा समर्थन किया है,
अर्थात जर्मन क्रांतिकारी सामाजिक लोकतंत्र। ध्यान दें कि 1900 से 1903 में प्लेखानोव ने बर्नस्टीन को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की थी और 1913 में बोल्शेविकों ने, जो हमेशा इस परंपरा को जारी रखते थे, लेगिन की नीचता और विश्वासघात को उजागर किया। वह पार्टी होने के सबसे करीब थी जिसकी क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग को जीत हासिल करने के लिए जरूरत थी। आज 1920 में युद्ध काल और युद्ध के बाद के शुरुआती वर्षों की सभी अपमानजनक विफलताओं और संकटों के बाद ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सभी पश्चिमी पार्टियों में से जर्मन क्रांतिकारी सामाजिक लोकतंत्रवादियों ने सबसे बेहतरीन नेताओं को जन्म दिया और दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से उभरकर नई ताकत हासिल की। इसे स्पार्टासिस्ट और जर्मनी की स्वतंत्र सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी के वामपंथी सर्वहारा विंग दोनों के उदाहरणों में देखा जा सकता है, जो काउत्स्की, हिल्फेडिंग्स, लेडेबर्स और क्रिस्पियंस की अवसरवादिता और वीरविहीनता के खिलाफ निरंतर संघर्ष कर रहा है। अगर हम अब एक संपूर्ण ऐतिहासिक अवधि यानी पेरिस कम्यून से लेकर पहले समाजवादी सोवियत गणराज्य तक पर नजर डालें, तो हम पाएंगे कि अराजकतावाद के प्रति मार्क्सवाद का रवैया आमतौर पर सबसे स्पष्ट रूप से सामने आता है। अंतिम विश्लेषण में मार्क्सवाद सही साबित हुआ और हालांकि अराजकतावादियों ने सही ढंग से अधिकांश समाजवादी दलों में प्रचलित राज्य पर अवसरवादी विचारों की ओर इशारा किया, ये कहा जाना चाहिए सबसे पहले कि यह अवसरवाद राज्य पर मार्क्स के विचारों के विरूपण और यहाँ तक कि जानबूझकर दमन से जुड़ा था। मेरी पुस्तक राज्य और क्रांति में मैंने बताया कि 1875 से 1911 तक 36 वर्षों तक बेबेल ने एंगेल्स का एक पत्र रोके रखा, जिसने बहुत स्पष्ट रूप से, विशद रूप से, स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से राज्य पर वर्तमान सामाजिक लोकतांत्रिक विचारों के अवसरवाद को उजागर किया। दूसरे कि इन अवसरवादी विचारों का सुधार और सोवियत सत्ता की मान्यता और बुर्जुआ संसदीय लोकतंत्र पर इसकी श्रेष्ठता यूरोप और अमेरिका की समाजवादी पार्टियों में उन प्रवृत्तियों के बीच सबसे तेजी से और व्यापक रूप से आगे बढ़ी जो सबसे अधिक मार्क्सवादी थी। बोल्शेविज्म ने अपनी ही पार्टी के भीतर वामपंथी विचलनों के खिलाफ जो संघर्ष छेड़ा, वह दो मौकों पर विशेष रूप से बड़े पैमाने पर सामने आया। 1908 में इस सवाल पर कि सबसे प्रतिक्रियावादी संसद और कानूनी श्रमिक समाजों में भाग लिया जाए या नहीं, जिन्हें सबसे प्रतिक्रियावादी कानूनों द्वारा प्रतिबंधित किया जा रहा था, और फिर 1918 में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि इस सवाल पर कि क्या एक समझौता या दूसरा स्वीकार्य था। 1908 में वामपंथी बोल्शेविकों को हमारी पार्टी से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्होंने एक अत्यंत प्रतिक्रियावादी संसद में भाग लेने की आवश्यकता को समझने से हठपूर्वक इनकार कर दिया था। वामपंथी, जिनमें कई शानदार क्रांतिकारी थे जो बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के सराहनीय सदस्य बने और आज भी हैं, ने खुद को विशेष रूप से 1905 के बहिष्कार के सफल अनुभव पर आधारित किया था। जब अगस्त 1905 में जार ने एक परामर्शदात्री संसद के आयोजन की घोषणा की, बोल्शेविकों ने सभी विपक्षी दलों और मेंशेविकों के विरोध में इसके बहिष्कार का आह्वान किया और संसद वास्तव में अक्टूबर 1905 की क्रांति में बह गई। उस समय बहिष्कार सही साबित हुआ, इसलिए नहीं कि प्रतिक्रियावादी संसदों में गैर भागीदारी सामान्य रूप से सही है, बल्कि इसलिए कि हमने वस्तुगत स्थिति का सही मूल्यांकन किया, जो जन हड़तालों के तेजी से विकास की ओर ले जा रही थी, जो पहले एक राजनीतिक हड़ताल में, फिर एक क्रांतिकारी हड़ताल में और अंत में एक विद्रोह में बदल गई। इसके अलावा उस समय संघर्ष इस सवाल पर केंद्रित था कि क्या पहली प्रतिनिधि सभा के आयोजन को जार पर छोड़ दिया जाना चाहिए या पुराने शासन से इसके आयोजन को छीनने का प्रयास किया जाना चाहिए। जब कोई निश्चितता नहीं थी और हो भी नहीं सकती थी कि वस्तुगत स्थिति एक समान प्रकार की थी, और जब समान प्रवृत्ति और विकास की समान दर की कोई निश्चितता नहीं थी, तो बहिष्कार अब सही नहीं था। 1905 में बोल्शेविकों द्वारा संसद का बहिष्कार करने से क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग को अत्यंत मूल्यवान राजनीतिक अनुभव प्राप्त हुआ और उसने दिखाया कि जब संघर्ष के वैध और अवैध संसदीय और गैर संसदीय रूपों को मिलाया जाता है, तो संसदीय रूपों को अस्वीकार करना कभी कभी उपयोगी और आवश्यक भी होता है। हालांकि इस अनुभव को आंख मूंद कर, नकल करके और बिना आलोचना के अन्य स्थितियों और अन्य परिस्थितियों पर लागू करना अत्यधिक गलत होगा। 1906 में बोल्शेविकों द्वारा ड्यूमा का बहिष्कार एक गलती थी, हालांकि यह एक छोटी और आसानी से सुधारी जा सकने वाली गलती थी। 1907, 1908 और उसके बाद के वर्षों में ड्यूमा का बहिष्कार एक बहुत गंभीर गलती थी और इसे सुधारना मुश्किल था, क्योंकि एक और क्रांतिकारी ज्वार का बहुत तेजी से उठना और उसका विद्रोह में बदल जाना अपेक्षित नहीं था, और दूसरी ओर बुर्जुआ राजशाही के पुनरुद्धार के बाद की पूरी ऐतिहासिक स्थिति ने वैध और अवैध गतिविधियों को मिलाने की मांग की। आज जब हम इस पुनर्तापूर्ण ऐतिहासिक काल को देखते हैं, जिसका बाद के काल के साथ संबंध अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया है,
तो ये सबसे अधिक स्पष्ट हो जाता है कि 1908-14 में बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी पार्टी के मूल को सुरक्षित नहीं रख सकते थे और उसे मजबूत और विकसित करना तो दूर की बात है। यदि उन्होंने अत्यंत कठोर संघर्ष में इस दृष्टिकोण को कायम न रखा होता कि संघर्ष के वैध और अवैध रूपों को मिलाना अनिवार्य है, तथा ये कि अत्यंत प्रतिक्रियावादी संसद में और प्रतिक्रियावादी कानूनों से घिरी हुई अन्य अनेक संस्थाओं, बीमार लाभ समितियों आदि में भी भाग लेना अनिवार्य है। 1918 में मामला विभाजन तक नहीं पहुंचा। उस समय वामपंथी कम्युनिस्टों ने हमारी पार्टी के भीतर केवल एक अलग समूह या गुट बनाया, और वह भी लंबे समय तक नहीं। उसी वर्ष 1918 में वामपंथी साम्यवाद के सबसे प्रमुख प्रतिनिधियों, उदाहरण के लिए कॉमरेड राडेक और बुखारिन, ने खुले तौर पर अपनी गलती स्वीकार की। उन्हें लगा कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि साम्राज्यवादियों के साथ एक समझौता था जो सिद्धांत रूप से अक्षम्य था और क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की पार्टी के लिए हानिकारक था। ये वास्तव में साम्राज्यवादियों के साथ एक समझौता था, लेकिन यह एक ऐसा समझौता था जो परिस्थितियों के अनुसार किया जाना था। आज जब मैं सुनता हूं कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क संधि पर हस्ताक्षर करने की हमारी रणनीति पर समाजवादी क्रांतिकारियों द्वारा हमला किया जा रहा है, या जब मैं कॉमरेड लेंसबरी को मेरे साथ बातचीत में ये कहते हुए सुनता हूं कि हमारे ब्रिटिश ट्रेड यूनियन नेता कहते हैं कि अगर बोल्शेविकों के लिए समझौता करना जायज़ था, तो उनके लिए भी समझौता करना जायज़ है, तो मैं आमतौर पर सबसे पहले एक सरल और लोकप्रिय उदाहरण देकर जवाब देता हूं। कल्पना कीजिए कि आपकी कार को हथियारबंद डाकुओं ने बंधक बना लिया है। आप उन्हें अपना पैसा, पासपोर्ट, रिवॉल्वर और कार सौंप देते हैं। बदले में आप डाकुओं की सुखद संगति से छुटकारा पा लेते हैं। ये निस्संदेह एक समझौता है। डू और देश मैं आपको पैसा, आग्नेयास्त्र और एक कार देता हूं ताकि आप मुझे पूरी खाल के साथ आपसे दूर जाने का अवसर दें। हालांकि एक समझदार आदमी को ढूंढना मुश्किल होगा जो इस तरह के समझौते को सिद्धांत रूप से अस्वीकार्य घोषित करेगा, या जो समझौता करने वाले को डाकुओं का साथी कहेगा, भले ही डाकू कार और आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल आगे की लूट के लिए कर सकते हैं। जर्मन साम्राज्यवाद के डाकुओं के साथ हमारा समझौता ठीक उसी तरह का समझौता था, लेकिन जब 1914-18 और फिर 1918-20 में रूस में मेंशेविक और समाजवादी क्रांतिकारियों ने, जर्मनी में शेडमेनियों और काफी हद तक काउत्स्कीवादियों ने, ऑस्ट्रिया में ओटो बाउर और फ्रेडरिक एडलर ने रेनर्स एंड कंपनी की तो बात ही छोड़ ली, फ्रांस में रेनाडेल्स और लोनगेट्स एंड कंपनी ने, ब्रिटेन में फेबियन, इंडिपेंडेंस और लेबरवादियों ने अपने ही पूंजीपति वर्ग के डाकुओं के साथ, और कभी कभी मित्र पूंजीपति वर्ग के साथ, और अपने ही देशों के क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग के खिलाफ समझौता किया, तो ये सभी सज्जन वास्तव में डाकुओं के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। निष्कर्ष स्पष्ट है, सिद्धांत के आधार पर समझौतों को अस्वीकार करना, सामान्य तौर पर समझौतों की अनुमति को अस्वीकार करना, चाहे वह किसी भी तरह का हो, बचकानापन है जिस पर गंभीरता से विचार करना भी मुश्किल है। एक राजनीतिक नेता जो क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग के लिए उपयोगी होना चाहता है, उसे समझौतों के ठोस मामलों को पहचानने में सक्षम होना चाहिए जो अक्षम्य है और अवसरवाद और विश्वासघात की अभिव्यक्ति है। उसे आलोचना की पूरी ताकत, निर्दयी पर्दाफाश और अथक युद्ध की पूरी तीव्रता को इन ठोस समझौतों के खिलाफ निर्देशित करना चाहिए, और व्यावहारिक समाजवाद के पिछले आकाओं और संसदीय जेसुइट्स को सामान्य तौर पर समझौतों पर विमर्श के माध्यम से जिम्मेदारी से बचने और भागने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह इस तरह से है कि ब्रिटिश ट्रेड यूनियनों के नेताओं, साथ ही फेबियन समाज और स्वतंत्र लेबर पार्टी, उनके द्वारा किए गए विश्वासघात के लिए जिम्मेदारी से बचते हैं, क्योंकि उन्होंने एक समझौता किया है जो वास्तव में सबसे खराब प्रकार के अवसरवाद, विश्वासघात और विश्वासघात के बराबर है। समझौते कई तरह के होते हैं। हर समझौते या हर तरह के समझौते की स्थिति और ठोस स्थितियों का विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति के बीच अंतर करना सीखना चाहिए जिसने डाकुओं को अपना पैसा और आग्नेयास्त्र दे दिया है ताकि वे जो बुराई कर सकते हैं उसे कम कर सके और उन्हें पकड़ने और मारने में आसानी हो, और एक ऐसे व्यक्ति के बीच जो डाकुओं को अपना पैसा और आग्नेयास्त्र दे देता है ताकि वे लूट में हिस्सा ले सकें। राजनीति में ये हमेशा उतना प्राथमिक नहीं होता जितना कि इस बचकाने सरल उदाहरण में है। हालांकि जो कोई भी मजदूरों के लिए किसी तरह का नुस्खा सोचने के लिए तैयार है जो उन्हें सभी आकस्मिकताओं के लिए तैयार समाधान प्रदान करेगा, या वादा करता है कि क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग की नीति कभी भी कठिन या जटिल स्थितियों का सामना नहीं करेगी, वह केवल एक ढोंगी है। गलत व्याख्या की कोई गुंजाइश न छोड़ने के लिए मैं ठोस समझौतों के विश्लेषण के लिए कई मौलिक नियमों को बहुत संक्षेप में रेखांकित करने का प्रयास करूंगा। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि पर हस्ताक्षर करके जर्मन साम्राज्यवादियों के साथ समझौता करने वाली पार्टी 1914 के अंत से ही व्यवहार में अपनी अंतर्राष्ट्रीयता विकसित कर रही थी।
यह ज़ारवादी राजशाही की हार का आह्वान करने और दो साम्राज्यवादी लुटेरों के बीच युद्ध में देश की रक्षा की निंदा करने से नहीं डरती थी। इस पार्टी के संसदीय प्रतिनिधियों ने बुर्जुआ सरकार में मंत्री पद की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने के बजाय साइबेरिया में निर्वासन को प्राथमिकता दी। जिस क्रांति ने ज़ारवाद को उखाड़ फेंका और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की, उसने इस पार्टी को एक नए और जबरदस्त परीक्षण में डाल दिया। इसने अपने अपने साम्राज्यवादियों के साथ कोई समझौता नहीं किया, बल्कि उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए तैयारी की और उसे अंजाम दिया। जब इसने राजनीतिक सत्ता संभाली, तो इस पार्टी ने भू स्वामित्व या पूंजीवादी स्वामित्व का कोई निशान नहीं छोड़ा। साम्राज्यवादियों की गुप्त संधियों को सार्वजनिक करने और उन्हें अस्वीकार करने के बाद इस पार्टी ने सभी राष्ट्रों के समक्ष शांति का प्रस्ताव रखा और ब्रेस्ट लिटोवस लुटेरों की हिंसा के आगे झुकना पड़ा, जब एंग्लो फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों ने शांति समझौते को विफल कर दिया और बोल्शेविकों ने जर्मनी और अन्य देशों में क्रांति को तेज करने के लिए हर संभव प्रयास किया। ऐसी स्थिति में ऐसी पार्टी द्वारा किए गए इस समझौते की पूर्ण सत्यता हर दिन और अधिक स्पष्ट होती जा रही है। रूस में मेंशेविकों और समाजवादी क्रांतिकारियों जैसे कि 1914-20 में दुनिया भर में दूसरे इंटरनेशनल के सभी नेताओं ने विश्वासघात से शुरुआत की, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की रक्षा यानी अपने स्वयं के शिकारी पूंजीपति वर्ग की रक्षा को उचित ठहराते हुए उन्होंने अपने देश के पूंजीपति वर्ग के साथ गठबंधन करके और अपने ही देश के क्रांतिकारी सर्वहारा वर्ग के खिलाफ अपने ही पूंजीपति वर्ग के साथ मिलकर लड़कर अपना विश्वासघात जारी रखा। पहले केरेंस्की और कैडेट्स के साथ और फिर रूस में कोलचाक और डेनिकिन के साथ उनका गुट, विदेश में उनके अपने अपने देशों के पूंजीपति वर्ग के साथ उनके सहयोगियों के गुट की तरह वास्तव में पूंजीपति वर्ग के पक्ष में सर्वहारा वर्ग के खिलाफ भागना था। शुरू से अंत तक साम्राज्यवाद के डाकुओं के साथ उनके समझौते का मतलब था कि वे साम्राज्यवादी डाकुओं में भागीदार बन गए।